स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनिएगा। मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली गई। यह मेरे लिए बेहद अपमान की बात थी। मेरे अंदर बैठा पति मन ही मन सोच रहा था, पत्नी पति के बिना कितने दिन तक अकेली रहेगी। आएगी तो यहीं लौटकर। कुछ दिन के बाद वह लौटी तो सही, लेकिन मुझे एक और आघात पहुंचाने के लिए। आते ही उसने चहक कर बताया, मुझे अपना मन चाहा दूसरा व्यक्ति मिल गया है और यहाँ से अच्छी नौकरी भी। मैं जल्द ही तलाक की कार्रवाई पूरा करना चाहती हूँ। मैं पुरुष का सारा अहंकार समेटे उसे आश्चर्य से देखता रहा। मेरा सारा दंभ चूर चूर होकर बिखर गया। वह अपनी रही सही बिखरी चीजें समेटकर चलती बनी। मेरी जिंदगी एक बीहड़ की तरह सुनसान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरे संसार में मैं अकेला हूँ। इसी की वजह से अपनों से भी पराया हो गया और आज यह भी छोड़कर चल दी। अकेले में परिवार के लोगों की याद, उनकी कही बातें मन को झकझोरने लगीं। भारत से विदेश आने के लिए जिन दिनों मैं अपनी तैयारी में व्यस्त था, तो पिताजी, अम्मा व बड़े भैया की जुबान पर बस एक ही बात रहती, देखो धीरज, वहां जाकर किसी के प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। हम लोगों के घर में अपने यहाँ की लड़की ही निभा पाएगी। मैं सुनकर यूं मुस्कुरा देता जैसे उनके कहे की मेरे लिए कोई अहमियत ही ना थी। माँ मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित थीं। एक दिन उन्होंने पिताजी को एकांत में कुछ सुझाया और उन्हें माँ का सुझाव पसंद आ गया। मान्या व उसके परिवार के कुछ सदस्यों को घर बुलवाकर चटपट मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। कम से कम लड़के पर कुछ तो बंधन रहेगा अपने देश लौटने का। फिर मान्या भी साथ चली जाएगी तो वहीं का होकर भी नहीं रहेगा। पिताजी अपने किए पर बहुत प्रसन्न थे। मान्या के परिवार वाले भी संतुष्ट थे कि उन्हें विदेश से लौटा दामाद अपनी बेटी के लिए मिल जाएगा। यूं मान्या कम आकर्षक नहीं थी। वह मेरे सामने आई तो मैं उसे एकटक देखता रह गया। बड़ी बड़ी मदभरी आंखें, माथे पर लटकते घुंघराले बालों की घनी लट, चेहरे पर इतना भोलापन कि मन को बरबस अपनी ओर खींच ले। मन के किसी कोने में बरबस ही आकर अपना अधिकार जमा लिया था उसने। भारत से जब विदा लेने लगा था तो सभी स्वजनों की आंसुओं से भरी आंखों के बीच वह भी सिर झुकाकर एक और अलग खड़ी थी। बड़े भैया, चाचा, दीदी और भाभी सभी मुझे बार बार गले लगाकर अपने हृदय की व्याकुलता प्रकट कर रहे थे। शर्म के मारे वह एक कोने में खड़ी रही। मैं ही उसके पास पहुंचा और धीरे से उसके कान में कहा, अच्छा मान्या, फिर मिलेंगे, प्लेन का वक्त हो गया है। उसने एक बार अपनी नज़र उठाई और मेरे चरणों में झुक गई। पिताजी मुझे बाहों में लपेटकर बुदबुदाए थे, नालायक, देख तेरे लिए कितनी अच्छी लक्ष्मी जैसी बहू ढूंढी है हमने। याद रखना, जल्दी लौटना है तुझे इसके लिए। मैं जाने लगा तो आंखें पोंछते हुए वह बीच बीच में अटकती जुबान से कहे जा रहे थे, तेरे शौक के कारण भेज रहा हूँ, वरना तो इतनी दूर भेजता क्या। कुछ देर तक प्लेन में बैठने के बाद अपनी धरती व अपने आकाश को छोड़ते हुए मन विचलित सा रहा। जिन्हें पीछे छोड़ आया था उनकी याद से मन दुखी था। मान्या की याद मन में बार बार कौंध जाती। विदेश पहुंचा तो मन सब कुछ भूलकर कितनी नई सुनहरी कल्पनाओं में उड़ाने भरने लगा। जिस कल्पना लोक में पहुंचने की तड़प मेरे मन में होश संभालते ही समा गई थी, उस धरती पर उतरकर लगा था यही मेरी कल्पनाओं की धरती है। सच में कल्पना से भी अधिक सुंदर। उपस्थित मित्रगणों ने गले में बांह डालकर हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत किया। समर से सामना होते ही मुझे लगा कि उसके चरणों में गिर पड़ूं। उसी ने मुझे विदेश बुलाने में अपना पूरा सहयोग दिया था। अपने दफ्तर में मेरे लिए काम की तलाश भी मेरे पहुंचने से
पहले ही कर दी थी। चमचमाती कार शीशे जैसे सड़कों पर ऊंचे ऊंचे भवनों के बीच से होकर गुजरती जा रही थी और मैं हैरत से भरी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। समर ने मेरे लिए एक छोटे से घर का भी प्रबंध कर दिया था। खाना भी उस रात उसने कहीं से मंगवा रखा था। मुझे अपने कमरे पर छोड़ने के बाद वह भी बहुत कम मिल पाया। कभी आमना सामना हो भी जाता तो दूर से ही हेलो कर देता। एकदम भारतीय परिवेश से निकलकर यूं लगने लगा जैसे अनेक मित्रों के रहते हुए भी मैं एकदम अकेला हूँ। काम करके लौटता तो लगता मैं उस छोटे से कमरे में कैद हो गया हूँ। ना घर में कोई बोलने वाला था, ना यह पूछने वाला था कि मैं भूखा हूँ या प्यासा। 6 महीने बीतते बीतते मुझे यह अकेलापन खाने लगा। अकेलेपन को मिटाने के लिए मैं अनजाने ही लीना की आंखों में उलझता चला गया और कब मैं साल भर के अंदर ही उससे विवाह करने पर उतारू हो गया, स्वयं भी नहीं जान पाया। घर वालों को पता चला तो सबके गुस्से से भरे पत्र आने लगे। माँ ने लिखा था, समझ ले तेरी माँ मर गई। बड़े भैया ने भी लिखा था, अपना काला मुंह हमें दिखाने की जरूरत नहीं, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या जवाब देंगे हम लड़की वालों को। मैं भी अंदर ही अंदर सुलग उठा था। उत्तर में लिख भेजा, शादी ब्याह हर व्यक्ति की अपनी मर्जी से होना चाहिए, न कि खानदान की नाक रखने के लिए। आप लोग भी समझ लें कि धीरज इस दुनिया में नहीं रहा। तब से घर वालों ने मेरे द्वारा भेजी जाने वाली आर्थिक सहायता भी स्वीकार करनी बंद कर दी। मन को भारी आघात तो पहुंचा था, क्योंकि भारत से आने का मेरा प्रमुख उद्देश्य घर की दशा सुधारने का ही था। मैं बाहर चला जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे भेजा करूंगा, सबकी हालत सुधर जाएगी। पिताजी को यही कहकर मैं आश्वस्त किया करता था। लीना से विवाह करने के बाद तो घर वालों को कुछ भेजने की संभावना ही नहीं थी। मैंने भी सबको भुला दिया, बस लीना के रंग में डूब गया। लेकिन वह सब बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। बहुत ही जल्दी मैंने यह महसूस किया कि लीना की दुनिया बहुत रंगीन है, उसका रहने का स्तर बहुत ऊंचा है। जिस तक पहुंचने की कोशिश में मैं अपने आप को अयोग्य समझने लगा था, उसकी महत्वाकांक्षाएं मेरे भीतर की शांति को नष्ट करती जा रही थीं। शीघ्र ही हमारे संबंधों में ठंडापन आने लगा। फिर भी अपनी भारतीय संस्कारों के वशीभूत हो मैं उसके साथ हर समझौते के लिए तैयार रहता। उधर लीना के लिए जिंदगी की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। वह केवल जिंदगी जीना जानती थी, संबंध निभाना नहीं। विवाह वैसे भी विदेशी धरातल पर जीवन भर का संबंध ना होकर एक समझौता मात्र समझा जाता है। जब चाहा जोड़ लिया, जब मन में आया तोड़ लिया। लीना भी मुझे बार बार सुनाने लगी थी, जब संबंधों में ही गर्माहट ना हो तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अब साथ साथ रहना एक पाखंड है। तब भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि वह अपने कहे को इतनी सहजता से कर दिखाएगी। उसके प्रति एक आक्रोश अंदर ही सुलगता और राख हो जाता। दिन गुजरते गए। अब 8 महीने होने को हैं। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो खुद पर आश्चर्य होता है। लीना के साथ कैसे मैं इतनी असहाय दयनीय जिंदगी गुजारने लगा था। हर समय उसकी इच्छाओं को पूरा करने व उसी के कार्यक्रमों को निपटाने में लगा रहा। कितना विवश हो उसके इशारों पर नाचने लगा था। मेरी पूरी दिनचर्या उसी के द्वारा नियोजित होती। कभी कुछ ना करना चाहता तो लीना बड़ी शान से कहती, भूल जाओ कि तुम एक भारतीय हो, अब तुम विदेश में रह रहे हो। यहाँ सभी को इतना काम करना पड़ता है, नहीं तो हम इस खटारा गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी कैसे खरीदेंगे, अपना खुद का घर कैसे लेंगे। उसके द्वारा थोपी गई दिनचर्या पर मुझे कई बार बेहद गुस्सा आ जाता, लेकिन उस आग में मुझे खुद ही जलना पड़ता। उसके आगे तो केवल मुस्कुराकर हाँ कह देनी पड़ती। उससे पीछा छूटा तो बेचैन होकर अपने देश लौटने के लिए छटपटाने लगा हूँ। क्या मेरी अपनी भी कोई धरती है?
कोई आकाश है जिसे अपना कहकर स्वच्छंद विचरण कर सकूं? लगता है मेरा जीवन अधर में लटका हुआ दिशाहीन विमान है, जिसके विचरण के लिए कोई आकाश नहीं है, नीचे उतरने को कोई धरती नहीं। स्वदेश में सब पराये हो चुके हैं। जब मैं भारत से विदा होने लगा था, तब अम्मा ने मुझे कलेजे से लगाकर ऐसे लिपटा लिया था जैसे कोई दूधमुहा बच्चा हो। साड़ी का पल्लू मुंह में ठूंस जमीन पर बैठकर सिसकने लगी थी। यदि अब उनके सामने गया तो क्या वह मुझे उसी तरह अपनी छाती से लगा लेंगी? शायद नहीं। समझ ले तेरी माँ मर गई। पत्र में लिखे उनके ये शब्द आंखों के आगे तैरने लगते। पिताजी, बड़े भैया, चाचा और भाभी सभी तो रूठे हैं, और मान्या, उसकी तो शादी भी हो गई होगी। जब उसके घर वालों को पता चला होगा कि मैंने यहाँ लीना से विवाह कर लिया है, तो उनका दिल मेरे प्रति कितनी नफरत से भर उठा होगा। झट से मान्या के हाथ पीले कर दिए होंगे। मुझे यहीं इस विदेश में यूं निरुद्देश्य ही जीना होगा, जीते जी मरने के समान। एक दिन डाकिया दीदी की चिट्ठी दे गया। उसमें लिखा था, लीना के चले जाने के बाद से पूरे परिवार के लोग प्रसन्न हैं। अब तुम जल्दी से लौट आओ। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बिना घर की दशा कैसी है। इन 3 वर्षों में ही अम्मा की आंखों की रोशनी जाती रही है। रो रो कर मोतियाबिंद उतर आया है। चाचा जी को हर समय पेट की शिकायत रहती है। पिताजी चलने फिरने में अयोग्य होते जा रहे हैं। बड़े भैया असमय ही बूढ़े हो गए हैं। उनके दोनों लड़के पैसे के अभाव के कारण पढ़ना लिखना छोड़ बैठे हैं। यूँ समझ लो कि तुम्हारे बिना सबकी कमर टूट चुकी है, और तो और मरम्मत के अभाव में हमारा अच्छा खासा घर भी पुराना लगने लगा है। अब सोच लो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है। दीदी के हाथ की लिखी पंक्तियों को देखते ही मुझे भारत लौटने की छटपटाहट होने लगी। तभी असमंजस ने मुझे फिर से घेर लिया। यदि वहां मान्या से सामना हो गया तो मेरी क्या दशा होगी? शहर में ही तो रहती है। मैंने मन ही मन छटपटा कर फिर से इरादा बदल लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात लेटर बॉक्स में गुलाबी रंग का सुंदर सा लिफाफा दिखाई पड़ा। एक कोने पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मान्या। धड़कते दिल से पत्र खोला तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक शब्द प्यार में पिरो कर उसने लिखा था, जाते समय आपने मुझे वचन दिया था फिर से मिलने का। मिलन के उन्हीं पलों की प्रतीक्षा में दिन काट रही हूँ। वर्षों से उन्हीं पलों के लिए जी रही हूँ। देखती हूँ और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे, आजीवन भी करवाओगे तो करती रहूंगी, क्योंकि हमारा तुम्हारा संबंध तो जन्म भर का है। नीचे लिखा था, केवल तुम्हारी मान्या। कितना निश्चल प्रेम है, ना कोई शिकायत ना कोई शिकवा, एक आवाहन है पत्र में, लेकिन कितने निस्वार्थ भाव से। मुझे एकदम से लगा मेरी भी कोई धरती है, कोई खुला आकाश है, मेरे लिए भी है। वहाँ सब अपने हैं। मैं उन अपनों के प्रति अपने कर्तव्य निभाऊंगा। माँ की आंखों का ऑपरेशन, पिता की कमजोरी का इलाज, भैया व उनके बच्चों के खर्चों का वहन, यह सब मेरा फर्ज है। वर्षों के बाद अपना फर्ज निभाऊंगा। और मान्या, उसी के पत्र ने ही तो मुझे भारत लौटने की प्रेरणा दी है। वही मेरी सच्ची जीवन संगिनी बनकर रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।